Today I am going to discuss chapter number 7 और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज द फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो पिछले कुछ वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, इसी तरह से हमने डिस्कस किया था प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के बारे में। और आज हमारा जो डिस्कशन है, जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज द फंगस लाइक प्रोटिस्ट। आपकी इस बुक के अंदर बेसिकली फंगस लाइक प्रोटिस्ट की दो एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस की गई हैं, दैट इज द स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड्स। हमने इधर स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड्स के बारे में डिस्कस करना है कि किस तरह से ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट को देखें तो इनमें सबसे पहली चीज तो ये है कि इनमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो बेसिकली इनमें एब्सेंट है, नो फोटोसिंथेसिस, इनमें फोटोसिंथेसिस ही नहीं होती। ठीक है, तो ये प्लांट के साथ तो रिजेम्बलेंस शो करते नहीं है, फंगस के साथ इस वजह से क्या कर रहे हैं, ये थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम इनकी बॉडी को देखें तो इनकी बॉडी में हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो नजर आते हैं, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल वैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिस तरह से एक नॉर्मल फंगस की बॉडी के पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं किस चीज का, हाइफी का नाम देते हैं। तो इनकी बॉडी के पास भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, बड़े थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये बॉडी में बनाते हैं। तो उन्हें हम किस चीज का नाम देते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं दैट आर कॉल्ड एज हाइफी। तो इनके पास बेसिकली जो है वो हाइफी बनते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं कि दीज आर फंगस लाइक प्रोटिस्ट। इसी तरह से अगर हम बात करें तो कुछ लिहाज से ये फंजाई से जो है वो डिसिमिलर भी हैं। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टर इन्हें फंजाई के साथ मिला तो रहे थे, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स इन्हें फंजाई से डिसिमिलर सा बना रहे हैं। तो दे आर नॉट फंजाई, फंजाई नहीं है, लेकिन ये फंगस लाइक जो है ऑर्गेनिज्म जरूर है। ठीक है, ये फंगस की तरह के जरूर होते हैं लेकिन ये फंजाई नहीं होते। उसकी रीजन क्या है, देखिए अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटन से मिलकर बनी होती है, लेकिन अगर हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात करें जिन्हें हम पढ़ रहे हैं तो इनमें जो सेल वॉल है वो सेलुलोज जो है उसकी फॉर्मेशन से मिलकर बनी होती है। इसी तरह एक और कैरेक्टर है सेंट्रियोल के बारे में, वो भी इनमें फंजाई से थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है। तो इनमें देखा गया है कि दे आर नॉट फंजाई, ये फंजाई नहीं है बट दे आर फंगस लाइक, फंगस की तरह के होते हैं। तो इनमें सबसे पहली चीज जो ऑब्जर्व की गई कि सेंट्रियोल्स जो है इनके पास मौजूद होते हैं बड़े। सेंट्रियोल्स किसके पास मौजूद होते हैं बड़े, ये फंगस लाइक या फंजाई लाइक प्रोटिस्ट के पास, प्रोटिस्ट के पास जो है वो कौन सी चीज मौजूद है बड़ी, सेंट्रियोल्स मौजूद है बड़े। बट अगर हम फंजाई की बात करें, अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस जो है वो लैक करती है, जबकि जो फंजाई है वो क्या करती है, लैक कर रही होती है किस चीज को, सेंट्रियोल्स को। अगर हम फंजाई की बात करें तो ये सेंट्रियोल्स को लैक कर रही है, बट फंगस लाइक प्रोटिस्ट इनके पास सेंट्रियोल्स मौजूद हैं। क्लियर। और जो दूसरी बात है वो है सेलुलोज के बारे में। अगर हम सेलुलोज की बात करें तो जो फंजाई है वो सेलुलोज को क्या करती है, बेसिकली ये सेलुलोज लैक कर रही होती है, इनके पास सेलुलोज बेसिकली मौजूद नहीं होती। ठीक है, तो ये सेलुलोज लैक करते हैं। इसी तरह अगर हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो फंगस लाइक जो प्रोटिस्ट हैं उनके पास बेसिकली जो सेलुलोज है ये मौजूद है बड़ा। ठीक है, तो इनके पास सेलुलोज बेसिकली मौजूद है बड़ा, जबकि फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो है ये सेलुलोज रखते हैं, जबकि फंजाई जो है वो क्या करती है, लैक करती है सेलुलोज को। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि देखे गए हैं। सेंट्रियोल्स फंजाई के पास मौजूद नहीं होते, जबकि सेंट्रियोल्स फंगस लाइक प्रोटिस्ट के पास मौजूद हैं। इसी तरह से सेलुलोज फंजाई के पास नहीं होता, फंगस के पास बेसिकली कौन सी चीज होती है, फंगस के पास होते हैं काइटन, इनके पास तो काइटन मौजूद होता है बड़ा। तो इस वजह से हम ये चीज भी यूनिक सी देखते हैं कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट के पास क्या है, सेलुलोज, बट फंगस के पास क्या है, काइटन है बड़ा सेल वॉल में। इस बेसिस पे हम ये कहते हैं कि थोड़ी बहुत जो है वो डिसिमिलैरिटीज भी शो करते हैं फंजाई से। तो फंगस की तरह के ये हैं बट दे आर नॉट फंजाई, ये फंजाई नहीं होते। तो इनमें हमने बेसिकली दो जो है एग्जांपल्स को, इसकी दो टाइप्स को डिस्कस करना है।
दैट इज द स्लाइम मोड्स एंड वाटर मोड्स। ठीक है, तो स्लाइम मोड्स क्या होती हैं और वाटर मोड्स क्या होती हैं, ये चीजें हमने डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं स्लाइम मोड के बारे में। स्लाइम मोड की अगर हम नेम को देखें तो उसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसकी बॉडी स्लाइमी सी नेचर की होती है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि स्लाइम मोल्ड की जो बॉडी है वो स्लाइमी सी नेचर होगी। और एक और बात कि स्लाइम मोल्ड की अगर बात की जाए तो इसका लाइफ साइकिल 2 स्टेजेस के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। जो सबसे पहली इसकी स्टेज है जिसे हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज दी, हम उसे नाम देते हैं फीडिंग स्टेज का। ठीक है, तो सबसे पहली इसकी स्टेज कहलाती है फीडिंग स्टेज। ठीक है, तो पहली स्टेज इसकी लाइफ की क्या है, फीडिंग स्टेज है बड़ी, किसकी, स्लाइम मोल्ड्स। और दूसरी इसकी लाइफ की जो स्टेज है दैट इज द रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, तो ये 2 तरह की स्टेजेस के अंदर हमने क्या किया हुआ है, इसको डिवाइड किया हुआ, इसके पूरे लाइफ साइकिल को डिवाइड किया। डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपने जहन में रखनी है कि स्लाइम मोड्स जो हैं, जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं, उनकी जो पूरा लाइफ साइकिल है उसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज द फीडिंग स्टेज और जो सेकंड वन है दैट इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव स्टेज। उसे हम किस चीज का नाम देते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज का नाम देते हैं। तो हमने आज जो डिस्कस करना है स्लाइम मोल्ड के बारे में, उसकी दोनों स्टेजेस को जो है हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले आते हैं हम इसकी फीडिंग स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी फीडिंग स्टेज जो है वो किस तरह से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फीडिंग स्टेज के हवाले से देखें तो फंगस की जो फीडिंग स्टेज है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, सबसे पहले अगर फीडिंग स्टेज की बात की जाए तो फीडिंग स्टेज में जो बेसिक मेन चीज इनके पास मौजूद है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। फीडिंग स्टेज को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम स्टेज भी है। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम बनाता है। तो इनका याद रखें, जो प्लाज्मोडियम है वो कुछ इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर बेसिकली होता है, इस तरह का। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं बड़े, दैट इज द फीडिंग स्टेज। ये इसकी फीडिंग स्टेज है बड़े। ठीक है, और इसे हम किस चीज का नाम देते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम कहलाती है। और इस कंडीशन में ये इस तरह से दिखाई देता है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई पड़े होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियाई इसके अंदर पड़े होंगे। तो ये चीज सबसे पहली कि इसमें जो फीडिंग स्टेज है दैट इज द प्लाज्मोडियम, वो इस तरह से शेप का होता है और मल्टी न्यूक्लिएट है बड़ा, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद है बड़े। इसके सारा जो अंदर साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद है बड़े। और अप्रोक्सीमेटली हम इसके डायामीटर की बात करें तो तकरीबन 30 सेंटीमीटर या 1 फीट इसका जो है वो डायामीटर हो सकता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसका इतना डायामीटर बेसिकली होता है। जो ये चीज है, जो इसकी फीडिंग स्टेज है जिसका नाम प्लाज्मोडियम, दैट इज द प्लाज्मोडियम। अब यही प्लाज्मोडियम क्या है, इसकी अगर हम शेप को देखें तो ये स्लाइमी सी नेचर का है। इसकी अपीयरेंस को देखा जाए तो स्लाइमी सी अपीयरेंस हमें दिखा रहा है, इस तरह से स्लाइमी सी, स्मूथ सी इसकी अपीयरेंस है। ठीक है, वेलवेटी सी शेप, बिल्कुल स्लाइमी सी। तो स्टीम ओवर डैम्प एरियाज के ऊपर जो है ये क्या करता रहता है, ये मूव करता रहता है। फॉर एग्जांपल ये किसी चीज पर है तो वहां पर यूं मूव करते हुए, ये वाली जो जगह है ये ऐसे मूव करते हुए उन एरियाज के ऊपर यूं स्ट्रीम करती रहेगी, यूं मूव करती रहती है। तो इसमें ये डैम्प्स के ऊपर क्या करता रहता है, यूं फॉर एग्जांपल स्लजेस वगैरह के ऊपर मूव करता रहता है। इसी तरह से कोई लकड़ी के पीसेस पड़े हुए थे उनके ऊपर यूं मूव करता रहता है वाटर के अंदर। तो इसकी ये स्टेज है दैट इज कॉल्ड एज द स्लाइमी स्टेज, फीडिंग स्टेज। इस दौरान जब ये यूं मूव कर रहा है ना सरफेसेस के ऊपर, इस तरह से मूव करते हुए जा रहा है तो ये फीडिंग हासिल कर रहा होता है, खुराक ले रहा होता है, मुख्तलिफ बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर रहा होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को इंजेस्ट कर रहा होता है, यीस्ट को बॉडी में लेकर जाता है, उसको डाइजेस्ट कर रहा होता है। तो ये स्टीम ओवर डैम्प्स। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या कर रहा होता है, बेसिकली जो डिकेइंग लॉग्स हैं और लीफ लिटर हैं उनके ऊपर ये फीड कर रहा होता है, उनके ऊपर यूं जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल कोई लकड़ी पड़ी हुई है, डिकेइंग लॉग से मुराद है वो लकड़ी सी जो पड़ी हुई है, जो गल रही है, गल सड़ रही है, उसके ऊपर अगर ये मौजूद है तो यूं ये उसके ऊपर यूं स्ट्रीम करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां से मटेरियल को क्या कर लेगा, अपनी बॉडी के अंदर लेकर आएगा। तो लॉग्स के ऊपर और लीफ लिटर्स के ऊपर क्या करता रहता है, ये मूव करता रहता है। ठीक है, जो लीफ लिटर्स पड़े हों, जैसे फॉर एग्जांपल गली सड़ी लकड़ियां पड़ी हुई होती हैं, गल सड़ रही होती हैं, इसी तरह कोई पत्ते पड़े हुए हैं वो गल सड़ रहे हैं, तो ये उनके ऊपर क्या करता रहेगा, यूं मूव करता रहेगा और वहां से खुराक जो है
वो लेता रहता है। और इसका पूरा एक नेटवर्क मौजूद है बड़ा लार्ज सा, इसके अंदर पूरे जो है ना हाईफी के यूं चैनल्स हैं बड़े, मतलब अगर देखा जाए तो इसमें इस तरह से यूं बारीक बारीक से यूं हाईफी का यूं ऐसे यूं कह लें कि ऐसे एक चैनल सा मौजूद है बड़ा इसकी पूरी बॉडी के अंदर, इस तरह से बारीक बारीक सा नेटवर्क सा है बड़ा, और ये स्लाइमी सी अपीयरेंस जो है हमें शो कर। सबसे पहली बात, स्लाइमी सी इसकी नेचर है, फीडिंग कर रहा होता है, स्ट्रीम कर रहा होता है, यूं घूम रहा होता है, मुख्तलिफ जो लॉग्स पड़े हुए हैं, लीफ लिटर पड़ा हुआ है, मीन्स कोई लकड़ी गल सड़ रही है, कोई पत्ते गल सड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर यूं क्या करता रहेगा, ये मूव करता रहता है। तो इसका पूरा जो मैंने कहा अगली बात कि इसके पास एक पूरा नेटवर्क ऑफ चैनल्स है ओवर अ लार्ज सरफेस, एक बहुत बड़ी जो है लार्ज सरफेस के ऊपर, ठीक है, पूरी एक बड़ी सारी सरफेस के ऊपर अपना एक क्या बना लेता है, एक बहुत बड़ा चैनल बना लेता है, नेटवर्क बना लेता है। देखिए जी अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर तो है डायमीटर, अब 30 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल इतना सा है, और ये नीचे कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई लकड़ी पड़ी हुई थी, वुड था, लीफ लिटर था, उसके ऊपर यूं ये फीड करता रहता है, इस तरह से ये मूव करता रहेगा, और अल्टीमेटली क्या कर देगा, उसमें से इसने क्या करनी है, वो फीडिंग का प्रोसेस जो है वो वहीं से करते रहना है, मटेरियल को, स्टफ को अपनी बॉडी के अंदर लेकर आना है, उसे यूटिलाइज करना है। मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया को ये क्या करता है, इंजेस्ट करता है, इंजेस्ट कर रहा होता है बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह को, इसी तरह यीस्ट वगैरह को भी इंजेस्ट करता है, मुख्तलिफ स्पोर्स जो पड़े होंगे उनको भी यूटिलाइज कर लेता है, या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो पड़ा हुआ है उसको भी ये क्या कर लेता है, अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता रहता है, यूटिलाइज करता रहता है। तो ये सिंपली ये इसकी फीडिंग स्टेज है। फीडिंग स्टेज में ये अपने आप को इस कंडीशन में जो है वो क्या करता रहेगा, मूव कराता रहेगा, और अल्टीमेटली ये अपनी यूं शेप्स को चेंज करता रहता है, स्लजेस वगैरह के ऊपर जो है, या फिर लॉग्स के ऊपर या लीफ लिटर के ऊपर इस तरह से आता रहता है। ये पूरा इसका यूं नेटवर्क मौजूद है पड़ा। लेट कंसीडर दिस, ये इस तरह से, ये इसकी फीडिंग स्टेज। इसी फीडिंग स्टेज के दौरान ये क्या करता है, अपनी जैसे ही कंडीशंस होती हैं अनफेवरेबल और इसकी फीडिंग जो है वो अब ये चाहता है कि मैं क्या करूं कि अपने स्पोर्स बना के न्यू जो है वो स्लाइम मोल्ड्स को प्रोड्यूस करूं या न्यू बॉडी जो है वो जर्मिनेट करूं। तो ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में चला जाता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशंस जो है वो इसके लिए ऐसी हैं कि अब मजीद फीडिंग जो है वो इसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उस दौरान ये क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर चला जाएगा। जो इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज है उस रिप्रोडक्टिव स्टेज में इसके पास स्पोर्स बनते हैं, और याद रहे कि स्पोर्स एक खास किस्म के स्ट्रक्चर में बनते हैं जिसका नाम क्या है, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया जो है वो जिस साख के ऊपर लगता है उस साख का नाम है स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, उस साख का नाम क्या है, स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरह से, अब ये क्या करेगा, अब रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाने लगा है। तो रिप्रोडक्टिव स्टेज के दौरान ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये इसकी वही स्टेजेस, ये इसकी वही बॉडी, यहाँ पर जो है ये इस तरह की एक साख बनाना शुरू कर देगा, यूं लाइक दिस, ये इस तरह से। अच्छा, ये जो गोल सा ये स्ट्रक्चर बना है, इस गोल से स्ट्रक्चर का नाम है, दैट इज कॉल्ड एज, इसे हम नाम देते हैं स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, इसे हम नाम देते हैं दैट इज अ स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया है। क्यों ये स्पोरेंजिया है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे यहाँ पर क्या लग जाने हैं, स्पोर्स लग जाने हैं। ये इसके अंदर जो लगे हुए हैं दैट आर स्पोर्स, ये स्पोर्स हैं, ठीक है। और ये जो जिस साख के ऊपर ये लगा हुआ है, दिस वन, ये वाली, इस साख का बेसिकली नाम है दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर, इसे हम नाम देते हैं ये स्पोरेंजियोफोर है, स्पोरेंजियोफोर। अब देखें होप्सो कि आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी। स्पोर्स इसके अंदर लगते हैं और इसके बाहर जो कवरिंग है ये वाली दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया, ठीक है। और स्पोरेंजिया जिस साख के ऊपर या जिस डंडी के ऊपर लगा हुआ है, ये जो ये वाली है, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर। उसे हम किस चीज का नाम देते हैं, स्पोरेंजियोफोर का नाम देते हैं। ये स्पोरेंजियोफोर, ये इसके ऊपर लगा, इसके ऊपर लगने से ये क्या होगा कि इसमें से जो मुख्तलिफ स्पोर्स हैं, लेट्स सपोज दिस, ये मुख्तलिफ स्पोर ये ब्रस्ट हुआ, यहाँ से मुख्तलिफ स्पोर्स निकल के बाहर आ गए। फॉर एग्जांपल ये मुख्तलिफ स्पोर्स थे, ये यहाँ पर आकर गिरा स्पोर,
और ये इसका स्पोर जो है ये जर्मिनेट करेगा। फॉर एग्जांपल ये इसका स्पोर गिरे, स्पोर गिरने के बाद ये क्या कर रहे हैं जी, जर्मिनेट कर रहे हैं। तो इनकी जर्मिनेशन से दो तरह की चीजें पैदा हो सकती है, दैट इज दी स्पोर। ये इनका स्पोर है जो कि क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, इसके जर्मिनेट करने से या गिरने से दो तरह की चीजें जो है ये पैदा कर सकता है। वो दो तरह की चीजें कौन सी हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक चीज पैदा कर सकता है वो इस तरह के कुछ सेल्स हैं पड़े, ठीक है। और दूसरी जो चीज ये पैदा कर सकता है वो कुछ इस तरह की चीजें हैं पड़े, ठीक है। इन्हें हम मुख्तलिफ नाम देते हैं, लाइक दिस वन। अब ये जो ये वाले सेल्स हैं, ये वाले लाइक दिस, ये वाले सेल्स हैं, इन्हें हम नाम देते हैं दैट आर कॉल्ड एज बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स। ये क्या है, बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स, बाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है। ये बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। और जो ये सेल्स हैं इन्हें हम नाम देते हैं अमेबाइड। कौन से सेल्स, अमेबाइड सेल्स, ठीक है। ये इस तरह के सेल्स बनते हैं। अब ये बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स और अमेबाइड सेल्स एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं, ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है। इनकी आपस में जब ये जुड़ेंगे तो इनके जुड़ जाने से क्या बन जाएगा, यूं जाइगोट बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट। और जो जाइगोट है वो दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें प्लाज्मोडियम स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस। तो इस तरह से ये सिलसिला एक लाइफ साइकिल को यूं कंप्लीट करता है। देखें पहले फीडिंग स्टेज थी, फीडिंग से चला गया किसमें, रिप्रोडक्टिव स्टेज में, और यूं इसने रिप्रोडक्टिव स्टेज को कवर अप किया। तो यहाँ पर आपने एक चीज याद रखनी है, स्पोर्स हैं। स्पोर्स जिस साफ में बनते हैं, फॉर एग्जांपल ये स्पोर्स हैं, ठीक है, ये कोई स्पोर्स हैं। ये स्पोर्स जिस साख के गिर्द बन रहे हैं, दीज आर दी स्पोर्स, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, ये स्पोर्स हैं पड़े, ये वाला। और ये स्पोर्स जिस साख के अंदर बन रहे हैं, ये वाली जो साख है, ये इस साख का नाम है बेसिकली क्या है, इसे हम नाम देते हैं दैट इज दी, ये है स्पोरेंजिया, ठीक है, इसे हम स्पोरेंजिया का नाम देते हैं। और इसके नीचे ये जिस साख के ऊपर लगी हुई है ये वाला स्ट्रक्चर, that is called as the sporangiophore। इसे हम किस चीज का नाम देते हैं, sporangiophore का नाम देते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है, जब ये स्पोर्स गिरेंगे, ये स्पोर्स गिर के जब ये क्या करते हैं, जर्मिनेट, ये जर्मिनेट करेंगे। जब ये जर्मिनेट करते हैं तो इसके नतीजे में दो तरह की चीजें पैदा होती हैं। एक का नाम है बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स, बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स, ठीक है, ये पैदा होते हैं। और दूसरा जो है वो पैदा होते हैं अमेबाइड सेल्स, ठीक है। ये दो तरह की चीजें जो है वो पैदा होती हैं, बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स और अमेबाइड सेल्स, ठीक है। ये अमेबाइड सेल्स, ये बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और क्या बन जाता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट के नतीजे में एक नया स्लाइम मोल्ड जो है वो डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से ये स्लाइम मोल्ड अपनी जो है लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है इनटू टू स्टेजेस, दैट इज द रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड अ फीडिंग स्टेज। तो ये दो तरह की स्टेजेस जो है इसके अंदर चलती हैं और इस तरह से इसने अपने पूरे लाइफ साइकिल को कवर अप करना होता है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वाटर मोल्ड्स। होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।